स्क्वायर 1 का। आप लोगों का कल वाला लेक्चर, ये आवाज़ मिस हो रही है बार बार? चलें, आप अगर आएँ कोई तो उन्हें अर्ज़ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक पक्का मसला है मेरी क्लास में। अच्छा जी, लेक्चर 15 का जो होमवर्क था, अच्छा पहले तो ये बताएं कि क्लास वर्क वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया था ना? उसके बाद क्लास वर्क का क्वेश्चन 2 भी मैंने होमवर्क कर दिया था। ये मिलके कर लेते हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लगना। नोट बनाना था फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2016। अब यहाँ की बजाय वहीं कर लेते हैं। KL uses revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment. 5 buildings were acquired. 5 buildings were acquired in same vicinity on Yakam January 10 at a cost of 200 million. Useful life of building on the date of acquisition was 20 years. तो यकम जनवरी 10 को हमने बिल्डिंग खरीदी थी 200 मिलियन की, ठीक है, 20 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। फिर कहता है रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशंस कैरिड आउट इज एज फॉलोज, और यकम जनवरी 16 में पहली रिवैल्यूएशन हो रही है जाके, ठीक है, और नोट भी हमसे मांगा गया है 16 के साल का। अब अगर तो इसने सवाल के अंदर हमसे जनरल एंट्रीज मांग ली होती, लेट्स से यकम जनवरी 10 से 16 तक, फिर भी चलो हो सकता है कोई लॉजिक देता कि जी मैंने हालांकि स्ट्रेट लाइन मेथड है वैसे तो, तब भी जरूरत ना पड़ती डिटेल्ड वर्किंग की, लेकिन अब तो वैसे ही हमें 16 के साल में उसने लाके खड़ा किया। 16 के साल का नोट डायरेक्ट हमसे मांग रहा है, ठीक है, तो हमें वर्किंग भी 16 के साल तक की चाहिए। हमें वर्किंग में जंप करना है, जहां जहां मुमकिन हो जंप कर सके हम जंप किया करेंगे वर्किंग के अंदर। यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 15 तक या यकम जनवरी 16 तक हम जंप करके आ सकते हैं, क्योंकि मेथड है स्ट्रेट लाइन, हम अक्यूट ऑप्शन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इस सवाल के अंदर 10 के बाद मिसाल के तौर पे 12 को एक रिवैल्यूएशन हुई होती, एक 14 को हुई होती, फिर ये 16 वाली होती, तो फिर आप जंप नहीं कर सकते थे, फिर आपको डिटेल्ड वर्किंग करना पड़नी थी, क्योंकि हर रिवैल्यूएशन पे चीजें बदल जानी थी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 15 तक देख रहे हैं, कोई इवेंट ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से हम डिटेल्ड वर्किंग करें, तो हम अपने रेलेवेंट ईयर के अंदर जंप करके पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, लॉस तो आया नहीं होना, चले बहरहाल। अब यकम जनवरी 2 तरीके हैं, आप यार ये क्या हो रहा है, क्लास में बैठे हो तुम, खड़े हो जाओ ना जरा थोड़ी देर, दीवार के साथ चले जाओ, हाँ खड़े भी ऐसे करके हो, इधर देखो, इधर देखो, ऐसे करके खड़े हो जैसे बैठे बात कर रहे थे, ओके। यकम जनवरी 2 तरीके हैं, क्या करो, यकम जनवरी 10 लिखो, डेट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट लिखो, और फिर 31 दिसंबर 15 तक की अक्यूमुलेटेड एप्शन माइनस कर दो, ठीक है, या डायरेक्ट 31 दिसंबर 15 पे WDV लिखो और उसी ब्रैकेट के अंदर ही कॉस्ट माइनस कैपिटल कर दो। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डायरेक्ट भी नहीं होते, चलें एक स्टेप लिख ही लेते हैं। हमने यकम जनवरी 2010 को ये एसेट खरीदा था 200 का, ठीक है। अब हमें यकम जनवरी 16 पे ये चाहिए, क्योंकि हमारा साल भी यही और रिवैल्यूएशन भी उस दिन हो रही है, ठीक है। तो आ जाओ फिर 31 दिसंबर 15 तक जंप करके, लेकिन डेप्रीसिएशन की बजाय यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिख लेना, ठीक है। तो 200 डिवाइडेड बाय 20, ये उसकी यूजफुल लाइफ थी ना, ठीक है। इससे आएगी हमारे पास 1 साल की डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब कितने साल गुजर चुके, 10, ये कभी 10 से शुरू हुआ ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो तेजी वाले 5 साल लिख गए होंगे, जिन्होंने उंगलियों पे गिना उन्होंने 6 साल लिखा, 6 साल गुजर चुके थे जी, 60 और 140 आ गई जी बुक वैल्यू, ठीक है, 31 दिसंबर 15। अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये 3 स्टेप्स की बजाय भी आप एक स्टेप कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखते बुक वैल्यू, यहाँ पे लिखते 200 की कॉस्ट माइनस आगे एक्यूमुलेशन लिख देते 200 बटा 20 इंटू 6, और इस सारे का टोटल 140 आना था। तो एक स्टेप में भी ये काम हो सकता था, मैंने कहा चलें बता दो, कॉस्ट लिखें, एक्यूमुलेशन लिखें और फिर बुक वैल्यू लिखें, इसकी बजाय डायरेक्ट भी आप 31 दिसंबर 15 पे आ सकते थे। तो ये दोनों अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, ठीक है, कि हमने कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं पर्चे में, लेकिन मैंने थोड़ा सा
एक्सप्लेन कर दिया अलग, ठीक है, सही है, ये भी समझ आया, ये वाला भी। अच्छा फिलहाल तो ऐसे नहीं किया, चले जी। तो 1 जनवरी 16 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे। 1 जनवरी 16 पर 480 पे फेयर वैल्यू चली गई है, तो 480 जी 340 का हमें रिवैल्यूएशन पर सरप्लस आ गया। अब भाई क्या हुआ, ये थी 5 बिल्डिंग्स और 31 मार्च में इनमें से 3 बिल्डिंग्स बिक गई, तो फिर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब पहले तो हम 31 मार्च 16 तक डेप्रिसिएशन ऑफ 3 बिल्डिंग्स लिख लो या डेप्शन ऑफ डिस्पोजल लिख लो, ये हमें करना पड़ेगा। फिर हमें बुक वैल्यू ऑफ 3 बिल्डिंग्स को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा यानी डिस्पोजल, और फिर 31 दिसंबर 16 पर डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग 2 बिल्डिंग्स। ठीक काम किया था कल, बैठ जाओ बेशरम इंसान। ओके, अब मैंने आपको ये कल एक तजर्बा किया था हमने क्लास में, तो कामयाब हो गया था, मैंने आपको ये कहा था। अच्छा उससे फायदा एक और भी होना है, अभी तो ये सवाल हमेशा आपने ऐसे सवाल देखे हैं अभी तक, क्या होता है, ये 1 जनवरी 16 को एसेट हुआ रिवैल्यू और ये 16 वाले साल में ही मार्च मई सितंबर किसी वक्त में एसेट बिक गया, यानी जिस साल रिवैल्यू होता है उसी साल बिक जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 जनवरी 16 को ये एसेट रिवैल्यू हुए हैं और ये 17 में या 18 में जाके बिके, तो मुसीबत पड़ जाती है। उस मुसीबत का हल भी इसी वर्किंग के अंदर है जो हमने कल की थी। मैंने कहा था कि इस तरह की बजाय बेहतर है कि आप अलग कर लें डिस्पोज होने वाले एसेट्स को, अलग करके उसको ऐसे ट्रीट करें जैसे पहले दिन हमने डिस्पोजल किया था, जितने एसेट्स होते थे वो सारे बिक जाते थे, ठीक है ना। तो अब 3 बिल्डिंग डिस्पोज हो रही हैं, तो हम वर्किंग 2 में वही फॉर्मेट दोबारा बना लेते हैं, डेट डिस्क्रिप्शन। वैसे आई के अपने अभी ऐसा किया कभी नहीं, ठीक है, कि रीवैल्यूस 1 जनवरी 16 पे हों बिल्डिंग्स और 17 या 18 में बिके, तो टेस्ट में किसी वक्त इसको टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, तरीका बता दूंगा आपको कि कैसे होना है ये, तो आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। ओके, डिस्क्रिप्शन बिल्डिंग्स। इस वर्किंग की हेडिंग कल शायद नहीं लिखवाई थी, इसकी हेडिंग हम बना लिया करेंगे डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल की बुक वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है ना। कल वाले सवाल, कल वाले सोल्यूशन में भी लिखना चाहें तो लिख लें बेशक, ठीक है। ओके, अब बात हमेशा इस वर्किंग में स्टार लगा के चाहे लिख लो, हम लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से वर्किंग स्टार्ट किया करेंगे, ठीक है ना। चाहे डिस्पोजल 16 वाले साल में रिवैल्यू और 16 में डिस्पोज हो रहा है जो कि अभी तक टेस्ट हुआ है, या 16 वाले साल में रिवैल्यू होकर ऐसे 17 में 18 में 19 में डिस्पोज हो जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, इन एनी केस हमने इस वर्किंग को, जो वर्किंग 2 है, हमेशा डेट ऑफ लास्ट या लेटेस्ट रिवैल्यूएशन स्टार्ट किया करना है, ठीक है। इसको अपने पास लिख लो, ठीक है, उधर ही रही, मैं मार्कर लेने मार्कल लेने आ रहा हूं, मार्कल जी। ऑलवेज स्टार्ट दिस वर्किंग फ्रॉम लेटेस्ट रिवैल्यूएशन डेट या लास्ट रिवैल्यूएशन डेट, ठीक है। हमेशा इस उर्दू में लिख लो, इस वर्किंग को हम हमेशा हाँ लास्ट या लेटेस्ट रिवैल्यूएशन डेट से स्टार्ट किया करेंगे, लेटेस्ट रिवैल्यूएशन डेट से स्टार्ट करना है। ओके, याद रहेगी ये बात। अब हाँ, अब सवाल जो मर्जी ले जाए जहां पे डिस्पोजल को, हमने जब ये काम कर लेना है ना तो इंशाल्लाह फिर मारनी पड़ेगी। ओके, चलो, अब लेटेस्ट रिवैल्यूएशन डेट क्या है, 1 जनवरी 16। रिवैल्यूड अमाउंट ही लेनी है ना हमने, ठीक है, लेकिन ये रिवैल्यूड अमाउंट निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है, छोटी सी वर्किंग करके। ओके, तो 2.1 कह लो, स्टार लगा लो, यहाँ पे आएगा सरप्लस लॉस, यहाँ पे 4-5 लाइनें छोड़ दें जी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ वर्किंग 2.1 जी। टोटल रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, ये है 5 बिल्डिंग्स की रिवैल्यूड अमाउंट, ठीक है, कल 10 था, ऐसे ही ना। 5 बिल्डिंग्स की रिवैल्यूड अमाउंट और हमने बेची हैं 3 बिल्डिंग्स, तो 288 आ गया हमारे पास बिल्डिंग की रिवैल्यूड अमाउंट 288। ऐसे ही दूसरा काम सरप्लस के साथ करना पड़ेगा। 340 का सरप्लस है 5 बिल्डिंग्स का,
तो 3 का बनेगा 204, यहाँ पे लिख दिया हमने 204, यहाँ पे हमने कह दिया वर्किंग 2.1। ठीक है, तो रख दें। तो जब मर्जी एसेट डिस्पोज हो रहा है, हमने लास्ट रीवैल्यूएशन से ये डिस्पोजल वाली, ये सिर्फ डिस्पोजल को अलग किया हमने। ये डेप्शन और बुक वैल्यू किसकी है जी? डिस्पोजल्स की निकाल रहे हैं। ठीक है जी, रीवैल्यूड अमाउंट भी हमने किसकी निकाली है? डिस्पोजल्स। ठीक है ना, 3 ही बिकी है ना। चले जी, उसके बाद अब किस दिन बिका है ये, बिकी है ये बिल्डिंग्स? 31 मार्च 16 पे। ठीक है, तो 31 मार्च 16 तक इनको डेप्रीशिएट कर लेते हैं। डेप्रीशिएट करना है हमने रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग। अब रिमेनिंग यहाँ पे या यहाँ पे जैसे भी है, एक ही बात है ना, तो इसी डेट को तो यहाँ ले आए हैं। यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे हम। ठीक है, तो यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 16 तक कितने साल गुजर चुके हैं? ऊपर 6 गिने तो थे पहले, थोड़ी देर पहले, नहीं तो फिर गिन लो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 साल गुजर गए। 10 में से 20 में से 6 गुजर गए, तो रिमेनिंग 14 साल। क्या क्यों जी? इंटू 3/12। बस यहां तक ही मुश्किल होती है, आगे तो हमने वैसे ही जो काम एसेट के साथ करना है वही सरप्लस के साथ, बट्टे शट्टे सब कुछ वैसे ही। ठीक है, तो 204/14 इंटू 3/12, 5 283 और 200। ये आ गई जनाब बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स। ऐसी मैंने लिख दिया आज, बुक वैल्यू बस लिखा हुआ काफी। ठीक है, काम हो गया। ठीक है, पहले ये 5, फिर ये 4। ठीक है, फिर उसके बाद ये 283 की बुक वैल्यू और 200 रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, बस ये वर्किंग होगी, हमने निकाली थी बुक वैल्यू। यहाँ पे माइनस लिखना है तो लिख लो, वर्किंग में टाइम ज़ाया करना है। कल तो मैंने कर दिया था समझाने के लिए, यार देखो 283 माइनस 0, 200 माइनस 0 हो गया, पर कल समझ लिया ना। अब आज क्या करना है? वर्किंग के लिए वर्किंग कर ली थी, ये चीज़ें चाहिए थी, निकाल ली हमने बस। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स। डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग 2 बिल्डिंग्स फॉर 12 मंथ्स। ये वर्किंग 3 चाहिए हमें जी। तो 480/5 इंटू 2 192 डिवाइडेड बाय 14। फ्रैक्शन नहीं लगाना, 14 ही आ गया, कोइंसिडेंस। 340 टोटल सरप्लस डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, ये जो रह गई हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाय 14 और 10 170 120 ठीक है जी, क्लियर? कितने बच्चों को ये आज भी समझ नहीं आया? कल तो चलो गुजर गया, आज भी समझ नहीं आया। कितने बच्चों को आज ज्यादा अच्छा समझ आ गया? अच्छा, तुमने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा आज भी समझ नहीं आया। मैंने कहा कितने बच्चों ने बच्चों को आज वो आज भी समझ नहीं आया? कहता है अच्छा क्वेश्चन है, बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमने तो सिर्फ नोट बनाना है, तो लास्ट में डेप्रिसिएशन 3 बिल्डिंग्स और बुक वैल्यू 3 बिल्डिंग्स तो लिखने की जरूरत है कि हम डायरेक्ट मेरे चांद लिखनी जरूरी है। नहीं, लेकिन नोट रिक्वायरमेंट तो नोट है ना, मैंने भेजा उसके नोट बना दिया। हाँ ठीक है, नहीं वो भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ तक जरूरी था, ये डेप्शन निकालनी थी। ठीक है, तो फिर 288 को निकालना है, इस 5 को निकालना है, डेप्शन अलग निकालना है, ज़बानी करना है तो कर लें, लेकिन उसमें कुछ मिस ना हो जाए। 1 मिनट ज़्यादा लगना है। जब यहाँ तक वर्किंग कर ली, आगे क्या बचा है? आगे भी कर दो दोनों। ठीक है, ओके जी। जिन्होंने नोट नहीं बनाया तो ज़रा जल्दी से नोट बनाए। चाय पी तो नहीं आप लोगों में से किसी ने? उधर रखें जी, जल्दी नोट बनाए 1 मिनट के अंदर अंदर। भाई पूछ रहे हैं, भाई वहीं पे रहे, कैमरा वहीं पे रहे। भाई पूछ रहे हैं कि ये जो वर्किंग हो रही है, जो वर्किंग 1 सामने नजर आ रही है, इस वर्किंग में अगर हमारे से स्टार्ट में ही कोई गलती हो जाए, मिसाल के तौर पे 5 साल हमने यूजफुल लाइफ ले ली गलती से, अब एक बार उसका नंबर कट गया, ये लाइफ गलत ली है। ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट सारे के सारे सही आप अप्लाई करते जा रहे हो तो उसके नंबर मिलेंगे, क्योंकि आईकेएप में गलती के नंबर नहीं कटते। मैं क्या बात कर रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा, चाय न कराइएगा मेरी। ये 200
ये 60 सही नहीं आएगा। लाइट चली गई थी जी, माजरत। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था कि अगर ये 200 की डिवाइड कर दिया मिसाल के तौर पे 10 से, अब यूजफुल लाइफ सवाल में थी 20, इस भाई ने गलती कर दी, यहाँ पे 10 ले लिया, जिस वजह से यहाँ पे आंसर हो गया गलत। ठीक है, इधर एक नंबर अगर था इसका तो ये एक नंबर कट गया, दैट्स इट। अब आगे बढ़े, इस कॉस्ट में से वो गलत डेफिनेशन निकाल के बुक वैल्यू पे पहुंचना कॉन्सेप्ट था, फिर इस बुक वैल्यू को, गलत बुक वैल्यू को रिवेल अमाउंट से कंपेयर करके सरप्लस निकालना, ये कॉन्सेप्ट था। तो वो जो गलती के नंबर कटने थे वो कट गए, आगे जितने काम किए आपने सही उसके नंबर मिलेंगे। इस गलत बुक वैल्यू को कंपेयर किया रिवैल्यूड अमाउंट से, सही कंपेयर किया, सरप्लस लॉस निकाला, सही निकाला हुआ है, इसके नंबर मिलेंगे। आगे इस रिवैल्यूड अमाउंट को, आगे तो फिर गलती ना होगी रिवैल्यूड अमाउंट से आगे, ठीक है ना। तो जो गलती होनी थी तो गलती पे समझ हो ना, आगे भी ट्रिकल डाउन चलता जाए, तो जो गलती का नंबर कटना था वो कट गया। उस गलत फिगर ने आगे कहां कहां यूज होकर आंसर निकालना है तो पता ही आपको अकाउंटिंग के अंदर, उसके नंबर बार बार नहीं कटेंगे। आगे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको, मैं क्यों कह रहा हूं अपना, जैसे आपको साधों ने कहीं से भी पढ़ के आते हैं बच्चे, इंट्रो में समझाया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए कोई 2-3 एक्सपेंस आपके गलत निकल आए, जिस वजह से नेट प्रॉफिट की फिगर आपकी होगी गलत। अब वहां पे एक्सपेंसेस के नंबर कट चुके हैं, अब वो प्रॉफिट की फिगर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकल कर कैपिटल में ऐड होना, ये क्लोजिंग एंट्री ऑफ कैपिटल होती है। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो वो डेबिट करके, चलो एंट्री की तरफ क्यों जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट का, वो इंट्रो तो नहीं ना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट का निकल कर कैपिटल में ऐड होना, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस की कैपिटल में, तो वो गलत प्रॉफिट की फिगर उठा के कैपिटल के अंदर ऐड करके लिखना जो है, ये एक कॉन्सेप्ट है। वो गलत फिगर भी उधर जाएगी तो उसके नंबर मिलेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट के नंबर हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में से नेट प्रॉफिट या लॉस ने उठ के कैपिटल में ऐड या लेस होना होता है। तो जो गलती के नंबर थे प्रॉफिट एंड लॉस में वो कट चुके। तो ये भाई का सवाल था कि जी गलती के नंबर तो नहीं कटते जी, फिर सही कर लो जी। चलिए नोट बनाए, 1 मिनट आपके पास, जल्दी सब बच्चे नोट बनाए जो नहीं बनाया था, जल्दी करें। कितने बच्चों ने घर नोट बनाया था? नहीं आज तो क्या करूं फिर? एंट्रीज नहीं है आज, कल के सवाल में एंट्रीज पे आप लोगों ने छाती मार ली होगी मेरे कहने के बावजूद, मुझे पता है, लेकिन आज एंट्रीज नहीं है, डायरेक्ट नोट बनाना है वर्किंग को देख के, जल्दी करें। देखें जी, रिक्वायरमेंट है किसी के पास क्वेश्चन? रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर अ नोट, और उसके साथ कंपैरेटिव तो नहीं लिखा हुआ, तो बस फिर ठीक है। जब तक सवाल में ये देखो, एक टॉपिक पहले FR1 में कहा जाता था आपको कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें जब तक कंपैरेटिव कहे ना आपको बनाना पड़े, लेकिन अब एक टॉपिक आ गया IE 8, ठीक है, उसमें कंपैरेटिव नहीं कहेगा तब भी बनाएंगे, वरना उसके अलावा किसी टॉपिक के अंदर जब तक वो कंपैरेटिव खुद ना कहे आपने नहीं बनाना। 18 के साल का नोट मांगा है उसने, 17 का खुद ही नहीं बनाने बैठ जाना, 16 का मांगा है, 15 का खुद ही नहीं बनाने बैठ जाना। बात समझ रहे हो? और सही है। सवाल में उसने कहा प्रिपेयर नोट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2016, तो बस 16 का ही नोट बनाना है। नॉर्मली तो आजकल वो बाकायदा लिख देता है इग्नोर कंपैरेटिव्स, कंपैरेटिव नहीं बनाने, लेकिन अगर खामोश भी हो तो आपने कंपैरेटिव, हम मुसीबत में नहीं खुद को डाल लेना, 1 साल का नोट बनाओ पूरा, फिर अगले साल दूसरे साल का नोट बना रहे हो बैठे ना। अगर सवाल में कंपैरेटिव्स का जिक्र करे तो फिर कंपैरेटिव ईयर का नोट बनाना है, वरना नहीं बनाना। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ नोट ऑन PPE फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ठीक है, और बात कोई नहीं है यहाँ पर किसी किस्म की कि कंपैरेटिव ईयर का भी नोट बनाना है, तो बस सिर्फ हम 31 दिसंबर 16 का नोट बनाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट कर लेते हैं जरा। KL नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। ये जिसको समझ नहीं भी आ रहा वो मुझे ये ना कहे मैसेज करके कि जी फॉन्ट बड़ा कर लें, ठीक है। अच्छा, कोई नंबर 15, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मुकम्मल लिखना है आपने, ग्रॉस CA नहीं लिखना, कैरिंग अमाउंट लिखना है। ओके, ओपनिंग, ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, accumulated depreciation,
स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन या एंड? स्टार्ट हो तो पहले ट्रांसफर लिख लिया करो, एंड हो तो पहले डेप्रिसिएशन लिख लिया करो। इससे जरा फायदा हो जाता है, पर्चा करते हुए आसानी हो जाती है, ठीक है ना। तो ओपनिंग ट्रांसफर, ये ट्रांसफर है, ओके। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डिस्पोजल, ये क्लोजिंग है और बुक वैल्यू। बस एक ही साल का नोट बनाना है, 31 दिसंबर 16। नाउ 31 दिसंबर 16 के लिए फिर ओपनिंग यकम जनवरी 16 बनता है, और हम यकम जनवरी 16 पर ओपनिंग निकाल लेंगे। हम नहीं निकाल लेंगे। क्या हो गया, आप लोग क्यों नहीं रोक रहे मुझे? यकम जनवरी 16 पे तो कभी भी ओपनिंग नहीं निकालेंगे हम। 31 दिसंबर, हाँ, हम 31 दिसंबर 15 की शाम को खड़े होकर क्लोजिंग निकालेंगे, उसका क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग। तो 31 दिसंबर कहाँ पे खड़े हो? 31 दिसंबर 15 पे ये आप खड़े हो, ठीक है। और आपने इस दिन निकालने हैं क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है जी। तो सवाल से आगे पूछा आपने, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 15 या ये 15 लाजमी साथ बोलना है, क्योंकि ईयर एंड रिवैल्यूएशन में ये मार दे जाएगा वरना आपको, ठीक है। तो क्या ये एसेट 31 दिसंबर 15 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ है? नहीं हुआ, बोलो। पहली रिवैल्यूएशन कब हो रही है? यकम जनवरी 16 पे। तो अगर यकम जनवरी 16 पे ओपनिंग निकालते ना तो गड़बड़ हो जानी थी, बच्चे तेजी के अंदर रिवैल्यूड अमाउंट ले जाते, जो कि गलत होता। तो 31 दिसंबर 15 या उससे पहले ये एसेट कभी रिवैल्यू, अगर कभी रिवैल्यू नहीं हुआ तो फिर एसेट अकाउंट में इसकी कॉस्ट पड़ी होगी, ठीक है। कितनी? 200 की कॉस्ट थी वो एसेट की। तो अगर क्लोजिंग एसेट के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 200 है 31 दिसंबर 15 पे, तो यकम जनवरी 16 पर यही ओपनिंग। और अगर ये एसेट कभी रिवैल्यू नहीं हुआ तो फिर एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट के अंदर इसकी डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। भाई 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर बैलेंस निकालो, 16 कहां से आ गया? हम 31 में, ये आप ये खड़े हो ना, 31 दिसंबर 15 पे खड़े हो, 16 कहां से आ गया? 16 का तो जिक्र ही कोई नहीं, ठीक है। तो अगर ये एसेट कभी रिवैल्यू नहीं हुआ तो फिर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। तो डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन है 60 रुपीज, तो ये क्लोजिंग बैलेंस बनना है, ठीक है। और ये 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग हमारे साल का। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था? ऐसे ही कितनों ने गलती की थी? गलती वाले आप खड़ा करें प्लीज प्लीज प्लीज, शेयर करने मेरे साथ प्लीज। इधर गलत था? गलत किसी का भी गलत नहीं था यार, कसम से कितनी फ्रॉडी है क्लास यार, इतने फ्रॉडी है कितनों, सारी इकट्ठे, किसी एक का भी गलत नहीं हुआ। ओके चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मान लेते, करते तो गलत होता भाई, कह रहे हैं। ओके नाउ अब पहले ही दिन क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन। तो फिर ये देखो स्टार्ट के अंदर अगर रिवैल्यूएशन है तो पहले ट्रांसफर लिखने का ये फायदा होता है, कंफ्यूजन नहीं होता फिर, ठीक है। तो 60 ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 340, कोई एंट्री नहीं कर रहे हम, पागल थोड़ा ही है। ओके ओके जी, कोई एडिशन है भाई? नहीं, डिस्पोजल तो है। चलो फिर रुक जाओ, आप रुक जाओ। कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, लाइनें तो लगा लो, मैं जरा मुश्किल काम तो कर लूँ। ओके अब एसेट अकाउंट में से एसेट की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट निकलनी है, और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना है, ठीक है। आपने डिस्पोजल की फिगर्स के लिए रेफर करना है वर्किंग नंबर 2 को, आपका सवाल आसानी से हो जाए, ठीक है। वर्किंग 2 में आप गए, आपने कहा ये एसेट जो बिका है इसकी लेटेस्ट रीवैल्यू अमाउंट 288 है, यानी एसेट अकाउंट में ये 288 पड़ा है, तो डिस्पोजल के वक्त यहां से निकलेगा भी क्या? 288। यहां पे आपने आकर लिखा 288, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये एसेट इस दिन जो रिवैल्यू हुआ था तो इस दिन तक की डेप्रिसिएशन तो एलिमिनेट हो गई थी। अब डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन कब से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी? यहाँ यकम जनवरी 16 से, और डेट ऑफ सेल क्या है? 31 मार्च 16, यानी यही 3 महीनों की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। तो यही एक्यूमुलेशन है 5, यहां से आगे आपने 5 को माइनस कर दिया, ठीक है, सही है। अच्छा अब मैं जो कह रहा था आपको कि अभी तक वो काम हुआ नहीं है, पर्चे में हो सकता है, टेस्ट में हो जाए कभी, ठीक है। वो क्या है? वो ये है मिसाल के तौर पे कि ये एसेट 31 मार्च 16 की बजाय 31 मार्च 17 को बिकता। अगर 31 मार्च 17 को बिकता तो 31 दिसंबर 16 तक पूरे साल डेप्रिशिएट होकर बुक वैल्यू आती, फिर आगे 31 मार्च 17 की डेप्रिसिएशन आती, फिर 31 मार्च 17 की बुक वैल्यू आती। ये बुक वैल्यू आप यहां से करते माइनस एंड वाली,
ये डेप्रिसिएशन आप यहां से करते माइनस, ये तो काम हो जाना था ठीक, लेकिन जब आपने जाना था ना डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने, तो फिर इस वर्किंग ने आपकी हेल्प करनी थी। कैसे? आपने रीवैल्यूड अमाउंट में से ये बुक वैल्यू माइनस करनी थी, तो ये एक्यूमुलेशन आ जानी थी, या इन दो को ऐड भी कर सकते थे। बात समझ रहे हो? पैसा कभी टेस्ट में हो तो कर लोगे ना। अच्छा ज्यादा बता भी दूं ना बात, मैं फिर टेस्ट भी नहीं करता, ज़हनी तौर पे आप वैसे ही तैयार होते हैं, फायदा ही कोई नहीं, फिर सबने सही करके नंबर ले लेना, फिर कोई और नया काम करेंगे ना। ठीक है, अच्छा सही है जी। ओहो कहां गया, नोट पे थे हम। अच्छा अगली बात जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर एसेट डिस्पोज हुआ है तो ध्यान ये रखना कि दो डेप्रिसिएशन होंगी, एक डिस्पोजल वाली डेप्रिसिएशन डेट ऑफ डिस्पोजल तक, और दूसरी बाकियों की। इस केस के अंदर 10 बिल्डिंग्स थी, 4 बिक गई, 6 पड़ी हैं, तो 4 की जितने अरसे यूज हुई उतनी डेप्शन, और 6 की पूरे साल की डेप्शन, ये 2 स्टेप्स के अंदर डेप्रिसिएशन आपकी पड़ी होगी, तो इसको नहीं भूलना। ये आप वर्किंग के अंदर ही आपको नजर आ रहा होगा, ये वर्किंग में ही पड़ा होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ 3 बिल्डिंग्स 5 रुपए, डेप्रिसिएशन ऑफ 2 बिल्डिंग्स 14 रुपए, ये दोनों मिलकर कितना बना 19। तो यहां पर आपने आकर लिखा 19, ठीक है जी। और इस 19 के लिए आप यहीं पे छोटी सी वर्किंग कर लो यार, यहीं पे छोटी सी वर्किंग शो कर दो, यहां पे कर लो, यहां पे कर लो, कहीं पे भी, या ए लिखकर ए लिखो और नोट के एंड पे, या वर्किंग के अंदर कहीं पे कुछ वर्किंग सब वर्किंग कहीं पे भी लिख लो, नोट के अलावा लिखो। यहां पे सिर्फ ये लिख देना आपने 5 जमा 14 19, बस इतना से लिख देना, ठीक है। लिख दो तो बेहतर है, क्यों? हो सकता है ये 5 सही हो 14 गलत हो, तो 5 वाले नंबर तो मिल जाए, ठीक है, लिख देना। सही है जी, नोट तैयार है। 192 और 14 170, बुक वैल्यू देख लो 178 ही है आपकी वर्किंग में, ठीक है। ये एसिड एक्यूमुलेशन। जी हैं, इसके सब नोट बनाने की जरूरत नहीं है, वो सवाल पूरे के अंदर बनाएंगे ना, ठीक है। सब नोट्स उसी में बनते हैं, इस तरह का सवाल तो आपको थोड़ा ही आता है। अगर आ भी जाए तो सब नोट क्या बनेगा, आप कहोगे जी लास्ट ईयर वाज परफॉर्म्ड ऑन यकम जनवरी 16, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन एसेट वुड हैव शोन 200 माइनस 60 के ऊपर एक और डेप्शन ऐड कर दो, ठीक है। डिस्पोजल है तो फिर लेजर बनाओ, तो डिस्पोजल की डेट पे 3 बिल्डिंग्स की कॉस्ट निकल जाएगी और उनकी कंडक्शन भी निकल जाएगी, तो शॉर्टकट। अच्छा इस सवाल में मैं बनाना नहीं चाह रहा, वैसे बनाना चाहें तो बन सकता है। शॉर्टकट क्या हो, आप क्लोजिंग डेट पे देख लो कि कितनी हमारे पास कॉस्ट पड़ी, कितनी एक्यूमुलेशन पड़ी हुई है, ठीक है ना, दो को ही लेकर चल सकते हो। बहरहाल लेजर बना लो तो आपका हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन वाला सब नोट भी बन सकता है। मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग सवाल, आप माना कि डिस्पोजल आ गया, आप चाह रहे हो कि डिस्पोजल वाले सवाल के सब नोट्स आ जाए हमारे सामने, तो वो मैं ये चाह रहा हूं कि जो सवाल पूरा हो जिसमें मल्टीपल एसेट्स हों और उसमें रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज भी हो रहा हो, तो उसके अंदर जाके वो नोट्स बनाना ज्यादा बेहतर है, इसमें टाइम जाया ना करें, ठीक है। बनाने के लिए ट्राई तो कर सकते हैं आप, ठीक है, घर पे, लेकिन उसमें फिर ज़हन के अंदर ये रख लेना, बल्कि ज़हन के अंदर कुछ ना रखना, लेजर्स बनाना, एसेट का अकाउंट, एक्यूमुलेशन का अकाउंट इंट्रो की तरह से, ठीक है, और वही आपने हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन में लिख देना। और मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए क्या करोगे, ओपनिंग 0 पड़ा होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर होगा 340, उसके बाद ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर 204, और बाकी पड़ा होगा इस ट्रांसफर के बाद वाला 126 ही क्लोजिंग में, ठीक है ना। तो आप ट्रांसफर दोनों ही इकट्ठे लिख दो, कोई मसला नहीं, सब नोट के अंदर। यही सवाल थे ना आपके, तो ट्राई करना, मैं इस तरह का टेस्ट में सवाल दे के उसको डिस्कस करूंगा, और बताओ, ठीक है, डन, ट्राई करोगे ना। क्या है यार, क्या कह रहे हो, कौन सा सब नोट कैसे बनेगा? मूवमेंट इन CWIP कहां से आ गई भाई, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन ओपनिंग अरोज ट्रांसफर्ड 204 जमा 10, क्लोजिंग बताओ, ऐसे बनेगा। और कैसे बनेगा, शक्ल तुमने ऐसे बनाई थी, पता नहीं ये मसला फीसा बोरस है, ऐसे बनेगा। अब पर्चे में ये तुमने करना था, मुझसे ही यहाँ करवा ली, कोई नोट ना करे, खुद ट्राई करना, दिमाग को भी तो इस्तेमाल करो, एक चीज सिखाई हुई है, समझाई हुई है, ट्राई करो, अपने दिमाग को ना लगाने देना थोड़ा सा भी एफर्ट, कहीं सीख ही ना जाए कुछ, पर्चे में जरा अनसीन चीज आ गई तो क्या करेंगे, ठीक है। ऐसे बन जाएगा, सब नोट बन जाएगा ना पर्चे में, ओके। वैसे इन्होंने पूछ ही लिया बहाने से, मैंने तो सिर्फ मूवमेंट इन रियल सरप्लस डिस्पोजल के अलावा वाली दिखाई हुई थी, बड़ा नुकसान हो गया। अब टेस्ट में क्या करूंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा मैं टेस्ट।
यार ये नजर आ रहा है अगर इतना साइज हो तो? नहीं तो फिर ना सही। सवाल पूरा पढ़ लेते हैं फिर एक बार जी। ऑन 31 दिसंबर 18, पहले रिक्वायरमेंट ना पढ़ लें। रिक्वायरमेंट है इन द लाइट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19। ऑन 31 दिसंबर 18 अब 19 वाले साल की एंट्रीज करनी है, तो ये पिछले साल का क्लोजिंग है, ठीक है। क्या मसला है, ये एसी चल नहीं रही है, सही नहीं चल रही, चलाओ ना। ओके, ऑन 31 दिसंबर 18 OCL चेंज्ड इट्स वैल्यूएशन मॉडल फ्रॉम कॉस्ट टू रीवैल्यूएशन फॉर इट्स बिल्डिंग्स। अब हम 19 वाले साल में खड़े हैं, ये ज़हन में रखना, और उसने 19 के साल की एंट्रीज मांगी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वर्किंग तो हम आपको पता है शुरू से ही करते हैं, तो हम वो 18 से वर्किंग लेके आ जाएंगे अपने साल में, कोई मसला नहीं। लेकिन ज़हन में रखना, ज़हन में रखना, देख लो, ज़हन में रखना क्या, प्रिपेयर एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19, तो 19 वाले साल की एंट्रीज करनी है, ओके, और सिर्फ एंट्रीज करनी है। पास पेपर का सवाल है, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा कर दिया है पास पेपर का सवाल। ओरिजिनली इसके अंदर इस तरह से 2 एसिड्स थे, एक जैसा काम था, ठीक है, तो एक एसिड के अंदर वो काम सीख लेंगे, दूसरा एसिड तो वैसा ही था, तो देख लूंगा किसी वक्त में, वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, या कोई मसला नहीं है, रहने दें तब भी। अच्छा, ये इसलिए छोटा कर दिया था जरा क्लास में डिस्कस होते हुए, रेपिटेटिव काम ना, सही है। 31 दिसंबर पर उन्होंने फैसला किया कि हम वैल्यूएशन मॉडल को कॉस्ट से रीवैल्यूएशन पे लेकर जा रहे हैं, यानी इससे पहले ये नहीं होता होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रायर टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन से पहले की बात है ये। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो कि ओरिजिनली एस्टिमेट की गई थी कितनी, 20 साल। प्रायर टू रीवैल्यूएशन कॉस्ट थी 600, प्रायर टू रीवैल्यूएशन। अच्छा, 31 दिसंबर 18 पर रीवैल्यूएशन से पहले की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। स्टार 2 छोड़ो, आपने स्टार नहीं पढ़ना, आप तो स्टार से आगे निकल गए, आप तो मून पे पहुंच गए हो, ठीक है। अगर 31 दिसंबर 18 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है, रीवैल्यूएशन से पहले की ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो मुझे बताओ क्या इसमें 18 के साल की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी या नहीं? हमने यही तो सीखा था, अगर 31 दिसंबर 18 की रिवैल्यूएशन करनी है तो पहले 18 के साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर रिवैल्यू करते हैं। तो 31 दिसंबर 18 तक की डेप्रिसिएशन है, अगर एज एट 31 दिसंबर 18 ये 150 है, तो इसमें 18 वाले साल की भी पड़ी होगी। फिर सवाल में एग्जामिनर ने लिख के उतार दिया कि इस 150 में, ये स्टार लगा हुआ ना, स्टार, इस 150 में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18 भी शामिल है। ये ना भी लिखता तो हमें इस बात का पता है कि ये शामिल ही होनी थी, 31 दिसंबर 18 तक की जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। रीवैल्यूड अमाउंट 800, ठीक है जी। एज पर रिपोर्ट ऑफ द प्रोफेशनल वैल्यूअर देयर वाज नो चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग्स। इसका मतलब कई बार समझा चुका, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 20 साल थी, रिवैल्यूएशन के दिन भी रिमेनिंग लाइफ 20 साल ही हो, ना 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 ना, इसका मतलब जो ओरिजिनल एस्टिमेट था उस 20 साल में चेंज नहीं आया। अब रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, पता नहीं कैसे निकलेगी, पता नहीं वो तो कैसे निकलेगी, डेट ऑफ परचेज तो गिवन ही नहीं थी, ट्राई तो किया ही होगा आप लोगों ने। बहरहाल वो कह रहा है कि ओरिजिनल लाइफ जो 20 साल थी उसमें कोई चेंज नहीं है। सवाल करवाना ही है, जाहिर है, तभी डिस्कस कर रहा हूं। आगे कहता है OCL रिकॉर्डेड रीवैल्यूएशन इफेक्ट फॉर द ऑफिस बिल्डिंग ऑन 31 दिसंबर 18 एज पर रिवैल्यूएशन रिपोर्ट। उन्होंने रिवैल्यूएशन का डाटा रिकॉर्ड कर लिया है, एंट्रीज वगैरह 31 में 18 पे कर लिया, ठीक है। पता नहीं फिर हमें क्या कह रहा है वो। ऑन 1 अप्रैल 19 वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज सोल्ड। अच्छा, ये मसला था, मुझे पहले आपने बताया, मैं डिस्कस ही ना करता सवाल। ओके सॉरी जी, पिछले साल के एंड पे ये हुआ रिवैल्यू, ये एसेट, और अगले साल ही देखो ना, मैं आईकेप ने भी क्या टेस्ट किया हुआ है, एक साल रिवैल्यू अगले ही साल डिस्पोज, लेकिन मैं आपको तैयार कर चुका हूं, अब जिस साल रिवैल्यू उसके 2 साल बाद भी डिस्पोज हो सकता है, ठीक है ना। वर्किंग 2 आपको हेल्प करेगी उसके लिए, और अगर खुद से कोई शॉर्टकट वाली फनकारी लगाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए वर्किंग 2 कर लेना, टाइम जाया नहीं होता। एक 10 दफा काम किया हुआ हो ना, वैसे ही आपको तेजी से कर लेते हो, वो एरर फ्री हो तो वही कर लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, बिक गई है, देख लेते हैं। ऑन 31 में 18 WD वगैरह उसकी डिटेल वगैरह दी हुई है, देखते हैं उसकी डिटेल। आगे OCL यूजेज सीरियल कीर मेथड व्हिच इज चार्ज फ्रॉम डेट ऑफ व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर अप टू डेट, ठीक है जी। रिवैल्यूएशन इज टू बी अकाउंटेड फॉर, अच्छा जी ठीक है, नेट रिप्लेसमेंट, कोई नवी गलती की थी कोई नहीं, इन्होंने रिक्वायरमेंट को छुपा देते हैं। अब सवाल भी पूरा नहीं हो रहा, ये क्या है, लाइफ, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, और मिटा दो यार मुझे, क्या यार तुम। ओके, अब हम 31 दिसंबर 18 पर उसने रिवैल्यू किया है, ठीक है ना, लेकिन हमारे इस सवाल के डाटा को देखें ना तो इसमें कॉस्ट का डाटा भी गिवन है, तो फिर हम 31 दिसंबर 18 पे जरा 1 मिनट के लिए वर्किंग कर लेते हैं। 31 दिसंबर 18 पे कॉस्ट है 600, 31 दिसंबर 18 की कंडक्शन है 150, तो बुक वैल्यू कितनी है 450, ये लिख लेंगे। फिर 31 दिसंबर 18 पे एक लाइन खाली छोड़ के 800 लिखेंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस निकाल लेंगे। एंट्री तो नहीं करनी इसकी, लेकिन वर्किंग के लिए जरूरी है, उसके बाद फिर आगे बात चलाते हैं, ठीक है। तैयार है? हाँ भाई तैयार हुए, जल्दी करें भाई। ओके,
और यार कोई बात नहीं भाई, बैठ जाओ यार, बैठ, तुम्हें कर ले, तुम्हें क्या लगता है वो पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता था वो। बैठो, बैठ जा यार, बैठ जा। ओके भाई देखो सारे, वर्किंग वन, एसेट का नाम क्या है? केडी बिल्डिंग? ऑफिस बिल्डिंग। मैं ये पूछना चाहता, क्योंकि जब आप आईकैप का ओरिजिनल सवाल खोलेंगे ना, उसमें आई थिंक था एक ये ऑफिस बिल्डिंग, इसी तरह से ये सारा डाटा इसका यही था, और दूसरा था फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं चलो अगर वो ओरिजिनल सवाल कभी दे भी दूं या आप कभी देख भी ले आईकैप का सवाल, तो फिर इसी का हिस्सा है ऑफिस। अब ये ना समझना कि वो मुश्किल वाला निकाल दिया है, मुश्किल वाला यहां पे है, ठीक है, ओके। और फिर रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। जी हम ना डायरेक्ट 31 दिसंबर 18 पर लेकर आना चाह रहे हैं। कॉस्ट है इसकी 600। अच्छा देखो अब यहां पे तो यार इतना वर्किंग भी नहीं है, आप ऐसे ही टाइम जाया करना, डायरेक्ट ही लिखो बुक वैल्यू। जी कॉस्ट 600, एक्यूमुलेट ऑप्शन 150, लो ठीक है ना। अब ये तो हो सकता है ना, ये तो सब कुछ डाटा गिवन था, अब भी तो दो स्टेप्स में करें तो फिर तो टाइम जाया करने वाली बात ही, ठीक है। इसी दिन 31 दिसंबर 18 पे इन्होंने ये फैसला किया कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हैं, और इसी दिन 31 दिसंबर 18 पे रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 800 रुपए। तो एक लाइन छोड़ दोगे खाली, 31 दिसंबर 18 पर ही लिखेंगे, और रिवैल्यूड अमाउंट लिख लोगे, कितनी? 800। 350 का आपके पास आ गया रिवैल्यूएशन। यार लिख लिख के मैं थक गया हूं अब ये। ओके नेक्स्ट, ये पहले वाला बॉक्स तो गया सारा, बस इसमें से बस याद रखने वाली बात क्या है, इसकी ओरिजिनल लाइफ 20 साल थी, बाकी ये 150 को तो हमने वैसे ही 31 दिसंबर 18 में शामिल कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये बॉक्स चला गया, बस 20 साल देर में रख लेना, ठीक है। एज पर रिपोर्ट ऑफ वैल्यूअर देयर वाज नो चेंज एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है जी। ओसीएल रिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन इफेक्ट फॉर द बिल्डिंग ऑन 31 दिसंबर 18, मतलब सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया, हमने भी रिकॉर्ड कर लिया वर्किंग, ठीक है। और ऑन 1 अप्रैल 19 वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 45। रुक जाओ, किस दिन? या कहो अप्रैल लिख लो या 31 मार्च लिख लो, मैं तो कहता हूँ 31 मार्च लिख लो, ऐसे ना हो आप अप्रैल का महीना ले लो, या नहीं लोगे? चलो नहीं लोगे, ठीक है। 1/4/18 पर, सॉरी 19 पर आपको डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकालनी पड़ेगी पहले 4 महीनों की, फिर बीवी ऑफ डिस्पोजल निकालनी पड़ेगी, अंग्रेजी वाली है ही। उसके बाद 31 दिसंबर 19 पर डेप्रीसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग 2 एंड वर्किंग 3। अच्छा जी, अच्छा अब देखें इधर मसला क्या है। सवाल सारे आपको करवाए वो जिसमें सेम विसिनिटी है, 10 हैं, 6 बिक गई, 4 रह गई। सेम विसिनिटी है, 5 हैं, 3 बिक गई, 2 रह गई। सवाल में आया ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, 1 ऑफ द बिल्डिंग वाज डिस्पोज्ड। अब टोटल कितनी थी? अब मसला होता, अगला पैरा ना होता तो मसला होता, ठीक है। सवाल ने अलग अलग नहीं बताया कि टोटल कितनी बिल्डिंग्स थी, ठीक है, बता देता, और फिर कोई सेम विसिनिटी वाली कोई ऐसे ही एक लाइन पड़ी होती तो हम अज्यूम करते कि मिसाल के तौर पे जी ये 5 बिल्डिंग्स हैं, अगर 5 बिल्डिंग्स की कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट 800 है तो डिवाइड बाय 5 हम पर बिल्डिंग निकाल लेते। लेकिन ऐसा कोई डाटा सवाल नहीं दिया, कितनी बिल्डिंग्स हैं ये नहीं बताया, अलग से कह दिया इनमें से एक बिक गई। अब सवाल के लिए ये लाजिम था कि वो हमें इस बिकने वाली 1 बिल्डिंग के बारे में सब कुछ बताए। क्या कुछ बताए? इससे रिलेटेड रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है। अगर वो अलग नहीं बताता तो अच्छा वो भी बताना पड़ेगा उसको, और क्योंकि ये नहीं ना बताया कितनी बिल्डिंग्स हैं, बता देता इतनी बिल्डिंग है तो हम 800 को डिवाइड कर देते। तो अब जो बिल्डिंग बिकी है उसकी रिवैल्यूड अमाउंट भी बतानी पड़ेगी उसको। जितनी बिल्डिंग जो बिल्डिंग बिकी है उसकी अलग से बुक वैल्यू भी उसको बताना हमारे लिए जरूरी हो गया, उसके लिए लाजिम है, ठीक है। तो फिर पढ़ते हैं, उसने बताया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 19 वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 45 मिलियन। ये किसी सेल प्रोसीडिंग्स को साइड पे रखो। ऑन 31 दिसंबर 18 WDV बिफोर इवैल्यूएशन and revalued amount of sold building amounted to 80 and 95 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अब आप चाहो तो मैं 80 लिख के 15 का सरप्लस भी निकाल सकता हूं,
चाहो तो डायरेक्ट 95 की रीवैल्यूड अमाउंट लिख देते हैं और आगे 15 का सरप्लस लिख देते हैं, आपकी मर्जी है। बल्कि चाहो क्या, मैं दोनों काम ही कर देता हूं। आपको मैंने क्या बताया हुआ है जी, वर्किंग टू किस लिए है, डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, ठीक है जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, ऑफिस बिल्डिंग जो बिकी है, रीवैल्यूएशन। अच्छा अब सुनो, मैं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट ऐसे करो कि 31 दिसंबर 2018 पर क्या कहा सवाल ने, इधर देखो, WDV 80 थी 31 दिसंबर 18 पे और रीवैल्यूड अमाउंट 95 थी। ऑन 31 दिसंबर 18 WDV 80 है, जिनके पास हार्ड में है वो अंडरलाइन करके लिख सकते हैं WDV को 80, ठीक है। WDV 31 दिसंबर 18 पे कितनी है, 80, और रीवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर 18 पे कितनी है, 95, ठीक है। तो इसका मतलब सरप्लस कितना होगा फिर, WDV और मार्केट वैल्यू का ही फर्क होता है ना। तो बुक वैल्यू 80, मार्केट वैल्यू 95, तो सरप्लस कितना होगा, 15, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, रीवैल्यूड अमाउंट सवाल ने बताया, मार्केट वैल्यू कितनी है 95, और इसकी वजह से सरप्लस कितना आया पड़ा है 15, ठीक है। अब कुछ बच्चों को तकलीफ होगी डायरेक्ट लिखने से, तो ऊपर वाली 3 लाइनें मैंने उनके लिए छोड़ी हुई हैं, ये ऑप्शनल है, ब्लू मार्कर इज ऑप्शनल, ठीक है। 31 दिसंबर 18 पर बुक वैल्यू कितनी है भाई, 80, और एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, कितना सरप्लस आया 15, और ये 15 31 दिसंबर 18 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग। तो ये ब्लू वाला काम ऑप्शनल है, डायरेक्ट किया जा सकता था, तो इसलिए मैंने इसको ब्लू रख दिया, ठीक है। तो जो चाहे डायरेक्ट लिखना बिस्मिल्लाह, और जिसको समझ ना आए कि ये 15 और 95 कैसे आ गया, उसके लिए मैंने जो है ऊपर वाली वर्किंग कर दी है, ठीक है। और सही है, बात वहीं पे ही है, स्टार लगा के बोला था इस वर्किंग को हमेशा किस दिन से शुरू करना है, लेटेस्ट रीवैल्यूएशन डेट से, उसी दिन से शुरू कर रहा हूं। ये तो इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। बात कहानी तो यहीं से आगे शुरू होगी। तो मैं क्या समझ नहीं आ रही, बोलने वाले नहीं कुछ तो मसला है, बता दो, पूछ लो। नहीं 80 95 कहां से आया, समझ रहा था, ठीक है भाई। 80 31 दिसंबर 18 पे WDV है बिफोर रीवैल्यूएशन, WDV है 80 मिलियन और रीवैल्यूड अमाउंट है 95 मिलियन, ठीक है ना, अंग्रेजी उसने समझ लिखी हुई थी, क्लियर। अब 1 अप्रैल को ये बिल्डिंग बिक गई, ठीक है। तो 1/4/19 डेप्रीसिएशन करनी है हमने, 95 को डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से, इधर अब फिर हमने जनाब वो हमारी कुश्ती लगेगी अब, ठीक है, और इनटू करेंगे हम 3/12, ठीक है जी। रिमेनिंग लाइफ अभी ना पता मुझे, फिर 15 को डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ से इनटू 3/12, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज चाहिए, रिमेनिंग लाइफ, 1 मिनट में रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। 95 मिलियन तक तो हमने पढ़ लिया सवाल, आगे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। कहीं पे उसने ये नहीं बताया डेट ऑफ परचेज कहाँ है, कितनी है, क्या है, ठीक है। देखो ओरिजिनल लाइफ बताई है उसने, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि अब तक कितनी लाइफ गुजर चुकी है। रिमेनिंग लाइफ निकालना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो कोई ऐसी निशानी, इंट्रो की बातें हैं, याद करो, ठीक है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है और मेथड का बताया हुआ है, तो हम यहां से कितनी लाइफ गुजरी वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इधर देखो, मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर। ये जो इंट्रो प्लस FR1 की क्लास है ना, अभी इससे पहले होती है, यकीन करो आज उसमें यही सिखा के आ रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड में। वो जो डिस्पोजल नहीं होता, वो भी डिस्पोजल पे पहुंचे, ठीक है ना, वो फिक्सर से डिस्पोजल पे पहुंच गए, आ रहे हैं वो पीछे पीछे, ठीक है। लेकिन हर नए टॉपिक पे उन्होंने फिर नीचे गिर जाना है। आप ऊपर से चले हैं ना, आपने 5 दिन में एक रिवीजन की इंट्रो की, अब वो 15 दिन के अंदर वो करेंगे, तो फिर जो नया टॉपिक शुरू होगा उसमें फिर ध्यान नीचे, फिर वो नीचे से उठ के वो ऊपर तक आएंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल इत्तेफाक की बात है, मैंने आज एक पिछली क्लास में यही दिखाया, ठीक है, कि शॉर्टकट क्या है, डिस्पोजल कितने निकाला करते थे ना स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, सारी जिंदगी की एसेट की एक्यूमुलेशन, उसमें क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर इनटू लाइफ पास्ट, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर इनटू, हाँ, ईयर्स पास्ट, लेकिन यहां डिस्पोज नहीं हो रहा, ईयर्स पास्ट डिटेल हमने लेना है 31 दिसंबर
जिस दिन की हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है उस दिन तक की लाइफ। बात समझे हो? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल में 150 गिवन है, गिवन है। डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर कैसे निकलेगी? 150 डिवाइडेड बाय 20। स्ट्रेट लाइन मेथड है। ओ सॉरी सॉरी, कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 600। हाँ 600 डिवाइडेड बाय क्या? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है। इनटू ईयर्स पास्ट नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको एक्स के लिए। ये 600 डिवाइड बाय 20 कितना आता है? 30। 5 साल है, पहले बता दूं, ठीक है। ये 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 150 को जाके डिवाइड करेगा तो एक्स यानी ईयर्स पास्ट टिल रिवैल्यूएशन डेट या टिल 31 दिसंबर 18, ये कितने? 5, ठीक है। अब रिमेनिंग लाइफ ऑन 31 दिसंबर 18, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी होती है। रिमेनिंग लाइफ टोटल 20 था, -5 गुजर गए, 15 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ। ये सही है? कितने बच्चों ने ये निकाल ली थी? 5-6 हो गए, 5-6 बस। कितने बच्चों को अभी भी समझ नहीं आई? कितने बच्चों को अब समझ आ गई है? सवाल बदलता हूं, ये कुछ बच्चों ने किसी भी वक्त हाथ नहीं खड़ा किया, ना हेलन है ना कुक्कड़ जी। हिल समझते हैं? हिल चील को कहते हैं, चील देखिए कभी? कुक्कड़ का पता है? कुक्कड़ का पता तुम्हें जी? अच्छा सुने भाई, रिमेनिंग लाइफ निकालना जरूरी थी 31/15 पे। सवाल के अंदर उसने ओरिजिनल लाइफ तो दे दी थी 20 साल, लेकिन जिस दिन एसेट खरीदा था, ये बिल्डिंग खरीदी थी, वो डेट नहीं दी थी कि हम वहां से निकाल लेते कितनी लाइफ गुजर चुकी, ताकि टोटल में से उसको माइनस करके हम रिमेनिंग लाइफ निकाल लें। तो हमारे पास मेथड का हमें पता लगा और हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद थी, तो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को और इस मेथड को यूज करते हुए 31/15 तक कितनी जिंदगी गुजर चुकी है? 5 साल, ये फिगर निकाल ली। अब टोटल लाइफ कितनी सवाल में गिवन थी? 20। 5 अगर गुजर चुके हैं तो बाकी 15। ये 15 की रिमेनिंग लाइफ मैंने अभी आपके सामने निकाली। किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज पूछें। कितने बच्चों को ये समझ आ गया है? कितने बच्चों को समझ आ गया है? कितने बच्चों को ये समझ आ गया है? ओके, कितनों को नहीं आया? अभी भी कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया पिछली बार, ना इस बार। कौन लोग हो तुसी? ओके, अच्छा ये क्या है जी? ये रिमेनिंग लाइफ है 15 साल, ठीक है। अब इस 15 साल को हमने यूज करना है ना, ओके। तो डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। ये 15 कैसे निकला? ओके, और भाई इधर जरूरी बात है, दूर आ करो इससे, बता रहा हूं तुम्हें जी। आंसर बताओ। 2.3 कर लूं? आपकी इजाजत हो तो जी। ये आ जाएगा 93 14.7, ठीक है जी। बस यहीं तक की कहानी थी, और क्या कर रहे हैं? लो जी, सवाल तो हुआ खत्म। ये देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल 2.3, बीवी ऑफ डिस्पोजल 93 14.7, तो अल्टीमेटली वो 95 ही निकला है और ये 15 ही निकला है। लेकिन देखो अब एंट्रीज करनी है, अगर हम इकट्ठा कर देते तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है। हाँ, मूवमेंट इन सरप्लस निकालते हुए चाहे इकट्ठा कर दो, अभी थोड़ी देर पहले बताया उसको, ठीक है ना। लेकिन एंट्रीज के लिए अलग अलग जरूरी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए नोट में ये अलग अलग जरूरी है, ओके। उसके बाद रह गया जी डेप्रिसिएशन ऑफ वर्किंग 3, डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग। अब टोटल रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी? 800। इसमें से 95 वाली डिस्पोज हो गई, बाकी 705 रिमेनिंग की रीवैल्यूड अमाउंट है। समझ गए? डिवाइडेड बाय 15 और फ्रैक्शन नहीं लगाना, 47। समझ आई? किसको समझ नहीं आई? देखो 800 टोटल रीवैल्यूड अमाउंट है सारी बिल्डिंग्स की, इनमें से 95 तो हमने अलग किया हुआ है, ये तो डिस्पोज हो गया। रिमेनिंग जो बिल्डिंग्स है फिर उनकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी बनी? 80 में से 95 निकाल दो, 705 वो बिल्डिंग जो सारा साल हमारे पास रही। रिमेनिंग लाइफ अभी हमने निकाली है स्टार में 15 साल। जब डिवाइड बाय 15 करोगे तो ये 150 ना, समझ लेना। ये 15 साल इधर निकला, ठीक है ना। तो ये 15 से डिवाइड किया तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन, इसको फ्रैक्शन नहीं लगाना, ये रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन आ गई। और किसी को समझ ना आई हो? बोलो। समझ सिर्फ उसी को नहीं आती जो नीचे कुछ कर रहा होता है, फिर जब ओहो अच्छा निकल गया तो ध्यान से देखते रहा करो। बाल कोई मसला नहीं, समझ नहीं आया तो बताओ मुझे, मैं दोबारा समझा देता हूँ। आगे बढ़े।
सरप्लस के साथ भी वैसे ही काम करो। तो 350 टोटल सरप्लस था, 15 का सरप्लस ये डिस्पोजल वाला, बाकी 335 बच गया। रिमेनिंग बिल्डिंग्स का है, डिवाइड बाय 15 20, तो 47 20। अब मैं बोर हो गया हूँ ये काम कर करके, दो तीसरा दिन है, बस कर दो अब। नया टॉपिक शुरू करते हैं कल, हैं 658 23 या 36 दोनों में से कोई एक शुरू करेंगे। देखते हैं रात को क्या मेरे ख्याल में आता है। बाबा जी आगे साहब में क्या बताते हैं, कौन सा कर, दोनों ही करने हैं यार। देखो कौन सा पहले, 36 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। ओके, छोटा तो आइए 36 ही है, नहीं लेकिन 23 भी हो सकता है। 23 यूज ज्यादा हुआ है नोट के साथ, ये बता दूंगा आई कैप में, ठीक है। तो एक बार 23 कर लिया तो फिर 3-4 सवाल ऐसे खुल जाएंगे सामने। तो यहां तक कोई मसला तो नहीं है, रिक्वायरमेंट भी तो है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जनरल एंट्रीज करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। अब इधर देखो, ऊपर जो हुआ हमें उससे क्या लेना देना। हमारे सामने तो बस ये एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 एंट्रीज आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो पहली एंट्री, हाँ अब रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करने ना बैठ जाना। कितने बच्चों ने घर पे रिवैल्यूएशन की एंट्री भी की, हाथ खड़ा करें। वैसे क्यों की, वैसे क्यों की, ये वैसे काम सारे मैं खुद करवाता हूं। तुम लोगों ने रिक्वायरमेंट से हटके एक लफ्ज नहीं लिखना, फेल होना है। जितना काम करने का कहा एग्जामिनर उतना ही करो बस, ठीक है। और किसी ने रिवैल्यूएशन की एंट्री भी की, 2 3 4 5, तुम अकेले नहीं हो, टेंशन न लो। ओके, नहीं क्यों, पर्चे के अंदर ऐसा नहीं करना। और आपको जब होमवर्क दिया जाता है सवाल या टेस्ट में कोई सवाल दिया जाता है तो वो आपका पर्चा ही होता है। क्लास के अंदर तो मैं सब कुछ ही करवा देता हूँ, लेकिन याद रखो पर्चे के लिए स्पेसिफिक रहा करो, रिक्वायरमेंट से आगे पीछे कोई जाने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं होता इतना। तो 1 जनवरी 19 पे साल शुरू हुआ और पहला इवेंट क्या हो रहा है, डिस्पोजल का 1 अप्रैल को। तो 1/4/19 तक डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 2 रुपए से। नरेशन कल लिख लिए थे मैंने, इसकी नरेशन क्या है, डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल फॉर डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट 1/4/19 इसका सरप्लस हो गया, ये सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कितने 0.3। ट्रांसफर्ड इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है ना, तो RSRE नहीं लिखना, पूरा लिखना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। मेरा तो पर्चा पास है, मैं तो जो मर्जी लिखता हूँ। आप लोगों ने ऐसा रिक्वायरमेंट अगर एंट्रीज और ऐसा किया तो नंबर काट सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डिस्पोजल हो गया भाई 1/4/19। अच्छा अब देखो, ये एंट्री भी नजर आ गई आपको, ये एंट्री भी नजर आ गई, ये 2 लिखा है मैंने। अच्छा मैंने 2 लिखने की कोशिश की है, डन। पहली एंट्री और दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री यहां से नहीं हो सकेगी, माजरत, ये बुक वैल्यू है। और मैंने कल बताया था, नहीं भी बताया तो अब बता रहा हूं, जैसे नोट में भी आपको बताया, जैसे ही डिस्पोजल रिकॉर्ड करने लगो वर्किंग 2 में आ जाओ। ऐसे ही जैसे ही डिस्पोजल की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने लगो वर्किंग 2 में आ जाओ। छोड़ दो उसको, छोड़ दिया उसको। अब एसेट अकाउंट में से क्रेडिट क्या होगा 95 रिवैल्यूड अमाउंट। एक्यूमुलेशन अकाउंट में डेबिट क्या होगा, फिलहाल तो 1 साल बाद ही हो गया, 2 रुपए की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट 2 से, कैश को देखते हैं बाद में। और बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग, जो ऑफिस बिल्डिंग बोलो, ऑफिस बिल्डिंग्स 95 से क्रेडिट। कितने का बिका था ये बिल्डिंग, कितने की वॉज ऑन 1 अप्रैल 19 वन ऑफ द बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 45। कैश कितना आ गया जी 48 का लॉस आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। अब इधर देखो, ये तीसरी एंट्री मैंने आपको कहा था वर्किंग में आपको इनको नेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये 95 और 2 नेट में कितना बना 93, ये 93 पड़ा। अब ये 14.7 क्या था, वो इसका सरप्लस है जो बचा पड़ा है, सारे का सारा कहां कर दो ट्रांसफर रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 14 पॉइंट, यहां पे क्या लिखूंगे नरेशन, ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस ऑफ डिस्पोजल टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। अब जनरल एंट्रीज का भी सवाल है ना, तो इसके अलग नंबर है, इसके अलग नंबर है, इकट्ठा नहीं कर सकते, इसीलिए अलग अलग करवाया भी। आप समझ आ रही है तुम्हें,
रहेगी 2 एंट्रीज आखिर में आसान वाली। 31 दिसंबर 19 डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 47 से और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, डन जी। तो 5 6 ये 6 एंट्रीज थी। कितने बच्चों की ये 6 एंट्रीज? 6 की 6 सही थी, 6 की 6 सही। बस ये सब की गड़बड़ कहाँ से हुई? ये 15 से आई थिंक। ठीक है, चलो एंट्रीज तो सही लिखी होंगी भाई। तो कितने बच्चों की ये एंट्रीज ठीक थी? फिगर्स को छोड़ो, एंट्रीज ठीक थी, हाथ खड़ा करें। ये सवाल किया नहीं, हमें लगता था बच्चे। ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? ये क्वेश्चन आसान सवाल था। इसको कल डिस्कस करेंगे, पार्ट सी शायद मसला कर रहा हो। ठीक है, तो वर्किंग कल कर लेंगे, आज नया काम करना चाह रहा हूं अब मैं। ठीक है, तो मैंने पूछा है तुमसे, हो जाए पिछली, बेहतरीन हो गया काम अब। ओके सुनो, ये सवाल कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? मुश्किल था, आसान? तो बाकी भी इसको कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन इसको मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन मुझे याद जिसने ना करवाया, 3-4 बंदों के जिम्मे लगा रहा हूँ, उसकी खैर नहीं। ठीक है, एक तुम हो गए, एक तुम हो गए, एक तुम हो गए और एक मेरे बच्चे तुम हो गए। हाँ, ये 4 लोगों ने मुझे याद कराना है नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में कि हमने पहले ये वाला सवाल डिस्कस करना है। इसमें आपको ए और बी रिक्वायरमेंट में कोई मसला नहीं होना। ठीक है, मसला अगर हुआ भी तो वैसे सी में भी अब होना नहीं चाहिए, लेकिन सी में हो सकता है कि ये जो एसेट है ये डिस्पोज हो गया। ठीक है, तो उसकी जो है वो जनरल एंट्री आपने रिकॉर्ड करनी है। तो ये जनरल एंट्री मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक हो गया जी, डन। चलो आज का लेक्चर आता है सामने। लेक्चर 15 का होमवर्क डिस्कस हो गया है। ठीक है, एक सवाल मैंने छोड़ दिया इसमें। ठीक है, बाकी तफसील से बात हो गई। और एक छोटा सा सवाल आज करना है, बस इतना सा है। देखो आगे तो होमवर्क शुरू हो गया। होमवर्क में पियानो लिमिटेड है, बड़ा अच्छा सवाल है। डेप्रिसिएशन निकालनी है हर एसेट की 15 से 18 तक, जनरल एंट्रीज भी करनी है, सोल्यूशन भी साथ। उसके बाद दूसरा सवाल है शेयरदिल लिमिटेड, ये भी आईकैप का सवाल है और इसमें नोट बनाना है। 2 साल का बेसिकली उसने नोट मांग लिया था आईकैप ने, पता नहीं लगा उसको, और 2 साल का नोट मांग लिया। कोई मसला नहीं, आपने एक सफ़े पे नहीं बनाना, आपने घर पे नोट बनाना है अलग अलग। 31 दिसंबर 16 के साल का उसने नोट मांगा है और साथ कह रहा है कंपैरेटिव बनाओ, यानी 15 और 16 का बनाना है। आप पहले सफ़े पे 15 का बनाओगे पूरा अलग से नोट, वो खत्म करके अगले नए सफ़े पे 16 का नोट बनाओगे। ठीक है, तो ये समझो 2 नोट आपने बनाने हैं। मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा एक नोट पहले सफ़े पे बना लेना, वो खत्म करके फिर अगला सफ़ा यूं पलट के नए सफ़े के ऊपर अगले साल का नोट बनाना। एक साल में गिचमिच नहीं करनी। ठीक है ना, चाहे बनता नजर भी आ रहा हो 2 एसेट है, चलो जी दरम्यान में लाइन लगाते हैं, चलो जी नहीं, चलो जी नहीं, चलो जी नहीं करना। ठीक है ना, एक साल का नोट अलग, 15 का अलग, जैसे बनाना सीखा हुआ है। ठीक है, उसमें 2 एसेट्स आएंगे, बिल्डिंग और इक्विपमेंट, और अगले सफ़े पे 16 का अलग, उसमें भी बिल्डिंग और इक्विपमेंट आएगा। इसका सोल्यूशन मैंने नहीं रखा। ठीक है, इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लूंगा, या देना हुआ तो दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अच्छा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है शेयरदिल वाला। इसके अंदर एक छोटी सी बात आपको कही थी, वो जिंदगी भर याद रखने वाली बात, कि चाहे जिस दिन मर्जी चेंज इन एस्टीमेट कह दे सवाल में, हम साल का पहला दिन उसे अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी गिचमिच है, एक चेंज इन एस्टीमेट भी हो रहा होना है, दूसरा रिवैल्यूएशन भी हो रही होनी है, तो समझ नहीं आनी है आपको घर पे तो इंशाल्लाह। तो सोल्यूशन इसका है। ओके चलें, ये सवाल आपके सामने है, देखते हैं इसमें क्या नया कमाल है। उसामा लिमिटेड परचेज आ पौधा फॉर 1000 मिलियन ऑन यकम जनवरी 2017। डस्टर पड़ा है, कोई मिटा ही नहीं रहा। द प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years विद नो रेजिडुअल वैल्यू। अब वो मिटा रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं? इधर देखें। अच्छा भाई क्या कह रहे हैं, मिटाना नहीं है? सॉरी, अब तो बहुत देर हो चुकी। मिटाओ 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 यार, तुम लाइक कर रहे हो। वो कुछ नहीं होता यार, मेरी वजह से माफ कर दो इनको। ठीक है, अच्छा यार बस ठीक है, इतनी बड़ी बात मैंने कर दी यार, मेरी वजह से माफ कर दो, गल खत्म। ओके ये तुम लोगों में से ना 2-3 की खैर नहीं है, बता रहा हूँ, ये आखिरी वार्निंग समझ के चुप हो जाओ। अच्छा जी, 1000 का ये प्लांट है, यकम जनवरी 17 को खरीदा है, यूजफुल लाइफ 10 साल है, रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है। आगे कहता है
UL uses revaluation model for subsequent measurement of PPE and accounts for revaluation on net present value method. The details of revaluation performed by an independent valuer are as follows. Revaluation date है 1 अप्रैल 17, 1 जनवरी 17 को खरीदा, 1 अप्रैल को रिवैल्यू हो गया. Prepare journal entries and note on PPE for inclusion in US financial statements for the unit 31 दिसंबर 17. ये कोई काम है? ये तो 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको. क्यों? ये 1 जनवरी 17 को सवाल शुरू हुआ और 31/17 में खत्म भी हो गया. कमाल हो गई है. तो वर्किंग के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है. जल्दी करें. क्या हो गया? उसूलों का आपको पता है. रिवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करना है आपको पता है. रिवैल्यूएशन के दिन एंट्रीज में क्या करना होता है आपको पता है. ठीक है ना. तो बस वही काम करना है. रिवैल्यूएशन की डेट जो मर्जी हो जाए. जल्दी करो, वर्किंग शुरू करो. नहीं हो ना तो आप तुंदी बाद मुखालिफ से नहीं घबराना तुमने. ठीक है ना. ये तुंदी बाद मुखालिफ है. जल्दी 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 जल्दी. 1 मिनट का मतलब 1 मिनट. कोई भी इस तरफ बोर्ड के ना देखे. जैसे ऑनलाइन वाले बच्चों को नजर नहीं आ रही है साइड, वैसे ही आप लोगों को भी नजर नहीं आ रही. ओके. फिर तुमने देख लिया आंख उड़ा के. बेशरम आदमी कह रहा हूं नहीं देखना इधर. खबरदार किसने इस तरफ देखा तो डिस्पोजल तो नहीं है ना. ओ वाह वाह, डिस्पोजल ही खत्म हो गया. डिस्पोजल का जूस खूब निकल गया अब है ना. सिंपल डिस्पोजल तो आपको आता ही था. अब रीवैल्यूड एसेट भी डिस्पोज हो तो आपको टेंशन नहीं होती. ठीक है ना. हाँ भाई, ट्रांसफर पहले लिखेंगे या डेप्शन पहले लिखेंगे? भाई आज तो कुछ भी नहीं कह सकते आप. ठीक है ना. दोनों जैसे मर्जी लिख लें. ठीक है ना. क्योंकि स्टार्ट में भी नहीं है और एंड में भी नहीं है, मिड में. जी इधर आ जाए. बस बहुत हुआ. कितने बच्चों ने वर्किंग पूरी कर ली है? हैं 12-15 बच्चे. शाबाश. चलें इधर देखें. बस बस ठीक है. बाकी भी सही जा रहे होंगे तो मतलब देखें ना, यहाँ तक तो सब पहुंच ही गए होंगे. तो अगर यहाँ तक ठीक चल रहे हैं तो इंशाल्लाह आगे भी सही होंगे. अब देख लें इधर. 1000 रुपए का प्लांट खरीदा. क्या लाइफ थी इसकी? 1000/10. लेकिन ये 1 साल की डेप्शन आनी है. असल में ना 1 अप्रैल को एसेट रीवैल्यू हो रहा है और पहले दिन रीवैल्यूएशन जब शुरू की थी तो आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन के दिन हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कंपेयर करते हैं. तो रीवैल्यूएशन का दिन जो है उस तक बुक वैल्यू तो निकालो पहले, उस तक लेके आओ इसको. तो 3/12 जी 25 की डेप्रिसिएशन आई. 975 की आ गई हमारे पास बुक वैल्यू. ठीक हो गया जी. अब ये है हमारी रीवैल्यूएशन के दिन की बुक वैल्यू.
और इस दिन जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो 1080 आ रही है। तो एक लाइन खाली छोड़ी और 1080 लिख लिया। 105 का आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब डेप्रिसिएशन की बारी आती है। तो 1080 को हमने रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है। अब रिमेनिंग लाइफ निकालनी है हमने रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। इसलिए बार बार ये उसूल रिवाइज किए जाते थे ताकि जो मर्जी होती रहे डेट, जो मर्जी काम कर ले सवाल के साथ, उसूल पक्के हैं तो हम सवाल कर सकते हैं। अब रीवैल्यूएशन का दिन है 1 अप्रैल 17। तो 1 जनवरी 17 से 31 मार्च 17 तक कितने महीने गुजरे? कितने? 12 में से 3 महीने, 3/12 0.25 ईयर्स कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर टोटल लाइफ थी मैं इसको ऑन कर, भाई उधर ऑन कर देना आगे। ठीक है, चलें आप इधर कंटिन्यू रखें। ठीक है, अगर टोटल लाइफ थी 10 साल, उसमें से 0.25 ईयर्स निकल गए। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बन गया? रिमेनिंग लाइफ बन गई 10 माइनस 2.5, ओके सॉरी 0.25 9.75। तो इससे परेशानी हो जाना 9.75 ईयर्स। हमने कहा, मैंने एक सवाल भी 1-2 दिन पहले किया है जिसमें 8.5 से डिवाइड हो रहा था, तो मैंने कहा तो उससे परेशानी होना, ये जब फ्रैक्शन डिवाइड करेगा तो ये पर ईयर डेप्रिसिएशन ही देगा। ओके, तो 9.75 ईयर से जब आपने डिवाइड किया तो ये तो निकल आएगी एनुअल डेप्रिसिएशन। ये क्या निकलेगी? एनुअल डेप्रिसिएशन। यही तो समझा रहा था उस दिन। एक एसेट की लाइफ है 2.5 साल, कॉस्ट है उसकी 500, लाइफ है उसकी 2.5 साल, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 200 पर ईयर। ऐसे ही है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, 3 साल इसकी लाइफ है। इधर आपने इसको खरीदा, आपने इस साल में इसको फॉर्मूला लगाया 500/2.5 इज इक्वल टू 200। आपने 200 की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दी। अगले साल गए 500/2.5 कितना आ गया? 200 पर ये डेप्रिसिएशन निकल रही है ना। तीसरे साल में गए 500/2.5 कितना आया? लेकिन ये 200 तो पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं किया हमने इसको। इसकी लाइफ यहां पे शुरू हुई थी 1 साल, 2 साल, तीसरे साल पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो हमें फिर यहां पे क्या करना पड़ा? ठीक है, तो ये कितना आ गया? बात समझो अब। तो ये जो 2.5 हो, चाहे 2.25 हो, चाहे 2.25 हो, जब इसने डिवाइड करना है ना तो देनी इसने एनुअल डेप्रिसिएशन ही है। तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन 200 बनती थी, पहले साल पूरा साल इस्तेमाल हुआ 200, यहां पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर उसको डिवाइड इंटू 6/12 करना पड़ता है। बात समझे हो? तो ऐसे ही ये 9.75 से डिवाइड होगा तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, यहां पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ठीक है, ये तो 1 अप्रैल 17 से 31 17 तक 9 महीने इस्तेमाल हुआ है। ये बात समझ आ गई है तो हाथ खड़ा करें। कितनों को ये बात समझ नहीं आई? जिनको अगर नहीं समझ आई तो वो इसको देख लें। ये समझ आ गया? एक एसेट हमने खरीदा 1 जनवरी, पहला साल, ये 15 का साल, 16 17। एक एसेट हमने खरीदा, कॉस्ट है उसकी 1 जनवरी 15 को 500 और उसकी यूजफुल लाइफ है 2.5 ईयर्स। मेथड है स्ट्रेट लाइन। तो ये सवाल है, तो जब हमने फॉर्मूला लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड का, कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ, तो उससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर निकलना है। ठीक है, और सही है? ये बात समझ आ गई? तो बस अब एक बार समझ आ गई तो फिर इधर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस ज़हन में है। कॉस्ट ओवर लाइफ करें तो वो एनुअल डेप्रिसिएशन ही निकलती है, सालाना डेप्रिसिएशन निकलती है। पूरा साल इस्तेमाल करना तो ठीक है, वरना फ्रैक्शन लगा देना। ठीक है, यही काम इधर तो फिर हम सोचते ही नहीं। 9.75 इंटू 9/12 बोलो 83 और 90 डन। एंट्रीज अगर नोट ही ना बना, एंट्री जुबानी करते हैं। इधर देखो, जुबानी एंट्रीज होने लगी। पहली एंट्री इस साल की एंट्रीज है ना, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 1000 से, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट 25 से डन। फिर रिवैल्यूएशन आ गई, एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 25 से, ये ट्रांसफर हो गया। देन एसेट डेबिट, एक मिनट, ये चौथी एंट्री साल की, तीसरी होगी ना ट्रांसफर की। एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, तीसरी एंट्री नजर नहीं आई वर्किंग में। ठीक है ना। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट 83 से, लास्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 8 से। कर लोगे एंट्रीज घर पे? करना जरूर, क्योंकि रिक्वायरमेंट में था। नोट की बात करें तो 17 के साल में 1 जनवरी 17 ओपनिंग बैलेंस कितना है?
और भाई 0 है, यकम जनवरी 17 पे तो ये एसिड खरीदा है, ठीक है। तो इसका मतलब एडिशन होगा इस साल में 1000, ठीक है। अब इधर देखो जरा स्टेप्स देखना, ये अगर मिड ऑफ द रिवैल्यूएशन आया ना तो कैसे मैनेज करना जरा इसको देख लो। डेप्रिसिएशन में ना ऐसे करके लिख लिया करो, दो हिस्सों में डेप्रिसिएशन आएगी, एक वो जो रिवैल्यूएशन से पहले है जिसमें ट्रांसफर होना है, और एक वो जो रिवैल्यूएशन के बाद है जिसमें ट्रांसफर। तो पहले वो लिखो जो रिवैल्यूएशन से पहले वाली है 25, इसने क्या होना है, ट्रांसफर होना है। यहां पे तो आएगी ना, यहां पे आएगी, डेप्रिसिएशन आती थी तभी माइनस होती थी ना, तो फिर फिलहाल यहां पे लिख लो 25, और ये क्या हो जाना है, ट्रांसफर, ठीक हो गया। सरप्लस कितना आया, 105। उसके बाद इस साल की डेप्रिसिएशन 83 आ गई, टोटल कितना आ गया, 108। डिस्पोजल कोई है नहीं, क्लोजिंग 1080 और 80 और 990, चेक कर लो, यही आ रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा काम बस ध्यान कर लेना, इसमें मिड ऑफ द ईयर है ना, तो ध्यान से पहले 25 की डेप्रिसिएशन आई है, ये 25 की हो गई ट्रांसफर, लेकिन इधर तो आती थी ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आएगा ना पहले, ओके। अब फिर जब आप इनको नेट करोगे तो 108 में से 25 माइनस होकर यहाँ 83 रह जाएगा, लेकिन एक्सपेंस में आपने पूरा 108 शो करना होगा, ओके। नहीं समझ आई तुम इस बात की? आज खूब काम है घर पे जाके करने का है, क्योंकि चीजें छोटी छोटी थी, दो तो होमवर्क डिस्कस हो गए, ठीक है, फिर ये छोटा सा एक सवाल किया, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो है ना वो घर जाके ज्यादा मेहनत मांगती हैं। जी कौन सी बात समझनी है? 25 वाली बात। रिवैल्यूएशन के दिन तक कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी थी, एक्रू एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड हो चुका, 25। अब इसने क्या होना है, ट्रांसफर। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ था, ये 25 डेबिट करके एसेट में से क्रेडिट कर दिया हमने। अब ये 25 यहां आया था और यहां से निकल के खत्म, डन। अब रिवैल्यूएशन के बाद की डेप्रिसिएशन कितनी है, 83, वो 83 यहां पे आ गई, तो इन दोनों को नेट करोगे तो 83 ही बचना है। पर मसला ये है ना, पहले डेप्रिसिएशन इधर आएगी तो यहां से माइनस होगी ना, आपको ये कंफर्टेबल नहीं हो रहे, ऐसे करो, वो आसान कर लेते हैं। कंफर्टेबल नहीं हो रहे, पहले लिखो डेप्रिसिएशन, फिर लिखो ट्रांसफर। आप देखना जरा, आप देखना, डेप्रिसिएशन पहले 25 की चार्ज हुई, ठीक है, ये 25 की डेप्रिसिएशन यहां पड़ी है, ये यहां पे पड़ी है, ठीक है। इस 25 को क्या कर दिया हमने, ट्रांसफर, ठीक है। अब ये नील हो गई। अब इस साल की डेप्रिसिएशन आई, ये नील होगी, खत्म कर दी हमने, ठीक है ना, ये आई थी और नील होगी 83। तो फिर यहां पर 108 शो करोगे तो यहां पर 25 आएगा तो निकलेगा ना। आप समझे हो, आप सब समझ गए? ये सबसे टेक्निकल बात मेरे ख्याल में यही बन सकती थी कि मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन आ जाए, जो कि अभी तक आई नहीं कभी, ठीक है। होता नहीं है ऐसे, पर सवाल में कभी हो जाए तो तैयारी तो कर ली हमने, ओके। अच्छा जी, तो ये सवाल होमवर्क वाले करने हैं। हैंड आउट मैंने दे दिया होगा, हैंड आउट मैंने दे दिया होगा। मैंने कहा नेट यहाँ चलता नहीं, अब आज फिर नहीं चल रहा था, मसले मसाइल चल रहे हैं, तो फिर मैंने वो रात को ही सुबह को नमाज कर भेज दिया था। अच्छा सुने पॉसिबिलिटीज दो हैं, एक तो हो सकता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक शुरू कर दूं, या शायद एक दिन और अभी हम इस पे लगा लें। उस एक दिन के अंदर ना 2-3 छोटी छोटी बातें भी रहती हैं, जैसे फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट का कोई क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया, इंट्रो में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पूरे सवाल के अंदर उसको देख लेंगे। इसी तरह से एक रिवैल्यूएशन का मेथड है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, वो भी हमने नहीं किया हुआ, वो कर लेंगे। ऐसे ही कॉस्ट डिटर्मिनेशन, वो इनिशियल मेजरमेंट पे कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, वो कोई एक 5-7 मिनट की बात वो थी, वो जरा रिवाइज कर लेंगे। नहीं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है जी, क्योंकि अभी तक सब समझ आ रहा है, ऐसे कोई नया काम। जी WDV पर वर्किंग, आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे वो देख लेते हैं सिलेबस में आया नहीं है, बता दूंगा मैं, ठीक है ना। तो जो चीजें रहती हैं छोटी मोटी वो करके, और फिर परसों मतलब उससे अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में, नेक्स्ट बात सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में ये छोटे मोटे काम करने के बाद नया टॉपिक हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट हो जाए। IAS 23 या IAS 36 में कोई मैंने एक शुरू करना है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी आपके पास बुक्स नहीं है, तो जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जब तक बुक नहीं आएगी तब तक जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके सोल्यूशंस जो या तो मैं करवाऊंगा या आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। होपफुली ये 10 एक दिन के अंदर अंदर आपको कहा था बुक जो है वो इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, जिंदगी रहे तो कल मुलाकात होगी। क्या बात है, होमवर्क के क्वेश्चन हैंड आउट में है, हैंड आउट फोटो कॉपी के पास भी है, 2 क्वेश्चन हैं, ये कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।